बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आज अच्छी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी की आज जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से उनके मुचल्लका जात अदालत में जमा करवाए जा सके ताकि उनकी रिहाई हो सके, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 10-10 लाख के 2 मुचलके अदालत में जमा करवाने का हुक्म दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, ट्रायल कोर्ट में, मतलब के लोअर कोर्ट में, जहां पर उनके केस की समाअत हो रही है, अदालत ने हुक्म दिया कि वहां पर जाकर आप मुचलका जात जमा करवाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज सारा दिन जमानत मंजूर होने के बाद पूरी कोशिश करते रहे कि किसी भी तरह से बुशरा बीबी के मुचलका जात अदालत में जमा हो सके ताकि उनकी रिहाई हो सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद साहब की कोर्ट में गए तो वो भी वहां पर दस्तयाब नहीं थे। उसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में गए तो वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। मतलब कि जहां जहां जाते रहे वहां जजिस की अदम दस्तयाबी की वजह से मुचलका जात अदालत में जमा नहीं हो सके। दरअसल अदालत में मुचलका जात जमा हो जाते, मसला ये था कि एक रिटायर्ड सेशन जज साहब वफात पा चुके थे आज, और बहुत सारे जजेस उन रिटायर्ड जज साहब के जनाजे में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, तो इस वजह से भी आज जजेस की अदम दस्तयाबी थी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के वकला को आज इस हवाले से कामयाबी नहीं मिल सकी। एक कामयाबी उनको मिल गई कि बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो गई, लेकिन दूसरी कामयाबी उनको नहीं मिल सकी, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि आज अगर मुचलके जमा हो जाएंगे तो बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी, क्योंकि बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के अलावा कोई भी केस नहीं है। अब अगर कोई नया ड्रामा ना लग गया, मतलब कि बुशरा बीबी को किसी नए केस में नामजद ना कर दिया गया, तो बुशरा बीबी के कल मुचलका जात अदालत में जमा करवा दिए जाएंगे और उनकी रिहाई हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद जजेस की तैनाती के हवाले से और खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का तरीकाकार बिल्कुल तब्दील कर दिया गया था। आपको पता है कि पहले यह तरीका इस तरह था कि चीफ जस्टिस के रिटायर्ड हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होता था उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता था। अगर उसी पैटर्न के ऊपर रहते तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस बन जाते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद इस तरीकाकार को तब्दील कर दिया गया और उसके मुताबिक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने 3 जजेस के नाम भेजे थे। नंबर 1 मंसूर अली शाह साहब, नंबर 2 मुनीब अख्तर साहब और नंबर 3 यहिया खान अफरीदी साहब। अब इस 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत के साथ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के नाम का इंतखाब किया और उनके नाम की मंजूरी हो जाने के बाद उनका नाम वजीर आजम पाकिस्तान को भेजा और वजीर आजम पाकिस्तान के उनके नाम को फाइनल अप्रूवल के लिए सदर पाकिस्तान के पास भेज दिया। तो आज सदर पाकिस्तान की तरफ से उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यहिया खान अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के तौर पर 26 अक्टूबर को हलफ देंगे और बतौर चीफ जस्टिस वो 3 साल तक अपने ओहदे पर रहेंगे। अब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की जिंदगी के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उनके कैरियर के हवाले से, उन्होंने कहां से तालीम हासिल की, कब उन्होंने वकालत का आगाज किया, कब वो जुडिशरी में आए और कब वो सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनात हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीएसएस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस यहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस यहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस यहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदा का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए।
जस्टिस याह्या अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे और केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जस्टिस याह्या अफरीदी साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। अच्छा जी, इसके अलावा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंजूरी हो जाने के बाद, उनके नोटिफिकेशन के बाद आज उनकी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से 2 दफा मुलाकात हुई। एक दफा जब कोर्ट टाइम शुरू नहीं हुआ था तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के चैम्बर में गए तो काजी फायद ईसा साहब ने उन्हें नया चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी और उसके बाद जब कोर्ट टाइम खत्म हो गया तो एक दफा फिर से याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के पास गए और उनसे मुलाकात की। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सबसे सीनियर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाहिए था लेकिन उनको नहीं बनाया। बहरहाल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उनके चैम्बर में भी गए, उनसे मुलाकात की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद पेश की। अच्छा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। 15 साल तक सजा और भारी जुर्माने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने, हरासानी के वाकयात में मुलव्वस अफराद और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। अब वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शर पसंद लोग हैं जो कि झूठ पर मबनी अफवाहें फैलाकर पाकिस्तान के हालात और माहौल को और अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं अगर चंद दिन पहले के कुछ वाकयात का जिक्र करूं तो पंजाब कॉलेज के हवाले से इसी तरह के किसी शर पसंद अनासर ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बिल्कुल झूठी खबर को प्रमोट किया, उसको हाईलाइट किया और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का माहौल खराब हो गया। खास तौर पर पंजाब के अंदर जितने भी कॉलेजेस थे उसके ऊपर अटैक किया गया, तोड़ फोड़ की गई, दंगे फसाद किए गए और पंजाब कॉलेज को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि मुबैना तौर पर जो कहा जाता था कि पंजाब कॉलेज के अंदर किसी लड़की का रेप किया गया है, हालांकि इस तरह का कोई भी वकुआ सरजद नहीं हुआ था। यह बिल्कुल झूठ पर मबनी खबर थी, बल्कि किसी भी तालिब इल्म को यह तक नहीं पता था कि जो वकुआ हुआ वो हुआ कि नहीं हुआ, किसने किया, किसके साथ हुआ। उस लड़की के वेर अबाउट का नहीं पता था, बल्कि उस लड़की के नाम तक का नहीं पता था। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ पर मबनी खबरें फैलाई जाती हैं, रियासती अदारों को टारगेट किया जाता है या पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, अगर अब ये कानून पास हो गया है तो ये बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, पंजाब कॉलेजेस के हवाले से मुझे एक बात याद आई कि अभी चंद दिन पहले जो तालिब इल्म बड़े मुश्किल थे, एहतजाज कर रहे थे कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि अब अचानक वो क्यों खामोश हो गए हैं। मतलब कि मामला तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आई। तो जिस तरह से तो वो दंगे फसाद कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे, तो बंदा अब उनसे ये पूछे कि अब क्या तब्दीली आई है। मतलब कि एक वकुआ सरजद हुआ ही नहीं था तो आपने उसको लेके जिस तरह से इश्तियाल अंगेजी की, तो अब क्या आपको इंसाफ मिल गया है जो आपने एहतजाज करना बंद कर दिया है? यह बिल्कुल एक झूठ पर मबनी स्टोरी थी, एक साजिश थी, एक प्रोपेगेंडा था। मकसद पंजाब कॉलेज को नुकसान पहुंचाना था, पंजाब कॉलेज की इज्जत को नुकसान पहुंचाना था, पंजाब और पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस तरह का कोई भी वकुआ सरजद नहीं हुआ था। अच्छा जी, इसके अलावा बाजोड़ से रुकन कौमी असम्बली मुबारक जेब का कहना है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सोच समझकर वफाकी हुकूमत का साथ दिया है। पेशावर में गुफ्तगू में रुकन कौमी असम्बली मुबारक जेब का कहना था कि पीटीआई ने मेरे भाई शहीद रेहान जेब के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तरमीम के लिए वोट देने के फैसले से रेहान जेब की रूह को सुकून मिल गया होगा। मुबारक जेब का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने बाजोड़ के लिए फंड्स जारी करने का वादा किया है, वफाकी हुकूमत से मशीर बनाने का मुतालबा भी किया है। शहीद रेहान जेब के कातलों की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत से बात हुई है। मुबारक जेब का कहना था कि मैं पीटीआई के टिकट पर नहीं, आजाद हसीयत से कामयाब हुआ था। पीटीआई ने तो मुझे पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऐड नहीं किया। पीटीआई का मेरे साथ सौतेली मां जैसा सलूक है। पीटीआई का यही रवैया हुआ और वफाकी हुकूमत का तावन भी ना हो तो इलाके में क्या बनेगा। वजीर आला की जन्म से इलाके के लिए आज तक एक पाई नहीं मिली। अली मीर ने एक एक्साइज पुलिस की एक खराब गाड़ी दी थी जो वापस ले ली है।
उनका मजीद कहना था कि मैं ना तो पीटीआई से वाबस्ता हूं और ना ही दूसरी किसी सियासी जमात में शिरकत की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।